नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 22 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। और देखिए आज का हेडलाइन क्या है। और हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी कल ग्रीस के प्रधानमंत्री से मिले हैं। ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए। ओके, रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए आए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने बोला कि गजा और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गजा और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके इतर हमें आईएमईसी पर ध्यान देना चाहिए। आईएमईसी क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है उन्होंने बोला है कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और ये गजा और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहेगा, इसके इतर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ग्रीस का हम लोग मैप देखेंगे। उसके बाद अगर आज कोई पैक्ट वगैरह साइन होता है तो कल परसों मैं आपको ग्रीस और भारत के संबंधों पर भी चर्चा कर दूंगा कि भाई क्या है हमारे संबंध। और उसके अलावा आज हम लोग ग्रीस के मैप और उसके बाउंड्री वाले कंट्रीज़ को देखेंगे। अगला न्यूज़ देखिए क्या दूसरे न्यूज़ में बोला गया कि मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने जो डिसीजन था उसका, जिसमें बोला गया था कि भाई मेती समुदाय को ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, उसको वापस ले लिया है। सबसे विवादास्पद जो उनके फैसले का हिस्सा था ना, उसको वापस ले लिया गया है मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा। जिसके पश्चात आपको पता ही होगा कि जब मैतेई समुदाय वहाँ का समृद्ध समुदाय है। मणिपुर दो भाग में बटा हुआ है, एक है प्लेन का एरिया जो बीच में है और बाकी है हिली एरिया। मणिपुर फुटबॉल के मैदान के जैसा है जिसमें चारों तरफ दर्शक दीर्घा है, जिसमें कुकी और जोमी लोग रहते हैं और बीच में जो मैदानी एरिया है, समृद्ध एरिया जो है, उसमें मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय का वहाँ पे संपत्ति और वहाँ के संसाधनों पर ज़्यादा अधिकार मिला हुआ है। उनको जब ट्राइबल में शामिल करने का हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसके पश्चात भारी स्तर पर आपको पता ही है इथनिक वायलेंस देखा गया था। तो अब उस फैसले को हाई कोर्ट ने सुधारा है, उसको वापस लिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके पश्चात आज हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? SC/ST कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया है वार्षिक रिपोर्ट, उससे हम लोग शुरू करेंगे। उसके पश्चात हम लोग ग्रीस का मैप देखेंगे और फिर आगे की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए क्या है न्यूज़ कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 सौंप दी है। तो ये स्टैटिक पोर्शन हो गया किसका? आपके पॉलिटी का। उसमें SC/ST कमीशन, OBC कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन अलग अलग है। ये सब संवैधानिक बॉडीज हैं, इनको पढ़ना पड़ता है आपको। संवैधानिक और असंवैधानिक बॉडी जो आप पढ़ते हैं, असंवैधानिक में आपका विधि आयोग आ जाता है और नीति आयोग की चर्चा करते हैं हम लोग। संवैधानिक में हम लोग किसको किसको पढ़ते हैं? SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन। उसके पश्चात ही UPSC है, वित्त आयोग है। ये सब संवैधानिक बॉडीज हैं, इनको आप पढ़ना होता है। इनको बड़ा ही शॉर्ट फॉर्मेट में पढ़िएगा। किस प्रकार से पढ़ना होता है कि भाई जो इसके अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, ये अपना रिपोर्ट किसके समक्ष सौंपता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है या कोई अलग प्रक्रिया है, उसको जरा पढ़िएगा। उसके पश्चात से इनके कार्य क्या होते हैं। 10 मिनट नहीं लगेगा एक आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में। मैंने क्या बोला? कार्य क्या है, रिपोर्ट किसको सौंपता है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, किस आधार पर किया जाता है और इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। बस इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग वगैरह होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। BPSC ने 65वीं BPSC में 65 या 66 में पूछ लिया था कि निम्न से किस आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने की प्रक्रिया बाकी से अलग है। तो UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया बाकी सभी आयोगों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये एक्सेप्शनल आपको पता होना चाहिए भाई, कहाँ कहाँ पर अपवाद है। अपवाद पर ध्यान रख के पढ़िएगा। पढ़ने का मैंने तरीका बता दिया, लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, बेहद आसान से सवाल होते हैं, टॉपिक होते हैं। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और सौंप दी है रिपोर्ट। भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जाति के संवैधानिक सुरक्षा उपाय की सुरक्षा आयोग को सौंपे गए मुद्दे पर विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं। इस आयोग का क्या काम होगा भाई? तो अनुसूचित जाति संबंधी देश में कुछ भी घटनाक्रम घटित हो रहा है ना, उस पर अपना आयोग और अपना जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति को सौंपना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 के तहत NC/SC को दिए गए आदेशों के अनुसार यह आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक तथा अन्य किसी भी समय पर जैसा जाति आयोग उचित समझे संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। कोई इंसिडेंट हुआ है तो नहीं तो वार्षिक तौर पर उसको रिपोर्ट देना होता है। किसके समक्ष? तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपना रिपोर्ट देना होता है। यही आपका PT का सवाल बन सकता है कि किसके समक्ष रिपोर्ट देना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष देना होता है। ओके, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? अब इसके बारे में
हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एनसीएससी एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान में आर्टिकल लिखा हुआ है 338 आर्टिकल जो है उसमें इसकी चर्चा की गई है। ओके, जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान कर तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने तथा उनके रक्षा करने के उद्देश्य किया गया था। जो एससी समुदाय होते हैं ना, एससी समुदाय के से संबंधित कोई भी मुद्दा हो तो उन सभी मुद्दों का एड्रेस कौन करता है? तो एससी कमीशन करता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। इतिहास क्या है? विशेष पदाधिकारी। प्रारंभ में संविधान अनुच्छेद 338 के तहत विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयुक्त के रूप में नामित किया गया था प्रारंभ में। 65वां संविधान संशोधन 1990, इस संविधान अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। साथ ही एक सदस्य प्रणाली के स्थान पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग स्थापित कर दिया गया। शुरुआत में क्या किया गया था? केवल एक व्यक्ति को ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता था, वो आयोग नहीं होता था। लेकिन 65वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी में आयोग के तौर पर एक सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और भी कई सारे सदस्य होते हैं, उसको बना दिया गया। कब? तो 1990 ईस्वी में। 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। साथ ही एससी और एसटी के लिए तात्कालिक राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से 2 अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। देखिए, पहले एससी और एसटी कमीशन एक ही था, लेकिन 2004 ईस्वी में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कौन सा संशोधन? आपका 89 संशोधन 2003 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी टर्मिनोलॉजी या फैक्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पीटी में पूछा जाता है। 2004 में अलग हो गया। 338 के तहत एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और 338A में कर दिया एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब एनसीएससी की संरचना क्या है भाई? संरचना से सवाल पूछा जाता है। एनसीएससी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष यानी कि 2 लोग हो गए, और 3 अतिरिक्त सदस्य हो गए, यानी कि 2 + 3 टोटल 5 मेंबर हो गए। इसके कितने मेंबर हो गए बंधुओं? 5। राष्ट्रपति इन पदों पर नियुक्ति करते हैं जैसा कि उनके हस्ताक्षर मुहर वाले वारंट द्वारा स्वीकृत होता है। सेवा शर्तें व कार्यकाल भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही तय की जाती है। कार्य क्या है इसका भाई? तो अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक व अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों संबंधित सभी मामलों की जांच, निगरानी करना, साथ ही उसके कामकाज का मूल्यांकन भी करना है। मैंने न्यूज कहाँ से उठाया हुआ है? मैंने पीआईबी से लिया है, इस न्यूज को पीआईबी से लिया हुआ था। ओके, अनुसूचित जाति के अधिकार एवं सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना एवं संघ राज्य क्षेत्र के तहत उनके विकास के प्रगति का मूल्यांकन करना। किसी भी राज्य में कोई भी प्रगति हो रही है एससी एसटी से संबंधित, कहीं पर कोई सलाह देना है, कहीं पर कोई आपका विकास की योजनाएं हैं उसको कंडक्ट करवाना है। एनसीएससी सर्टिफिकेट वगैरह जो बनते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं ना, उसमें भी बड़ा मदद करता है ये आयोग। एससी एसटी आयोग या ओबीसी आयोग, अगर आपको सर्टिफिकेट कोई भी दिक्कत आती है ना आपको जाति संबंधित, तो आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं। ओके, उसके बाद से देखिए क्या है, जाति के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में भाग लेना, ये सब काम करता है। राष्ट्रपति वार्षिक रूप से ऐसे अन्य समय पर जब वह उचित समझे उन्हें उन सुरक्षा उपायों कामकाज पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। कौन? तो एनसीएससी प्रस्तुत करता है। अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों के साथ साथ अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या राज्यों के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सिफारिश भी करता है, एडवाइस भी करता है और कुछ जाँच परख भी कर लेता है। देखिए, वर्ष 2018 तक आयोग को ओबीसी के संबंध में समान कार्य करने की आवश्यकता थी। 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया और 102वें संविधान के बाद पता ही आपको क्या है कि ओबीसी कमीशन अलग से गठित किया गया, संवैधानिक रूप से अलग से गठित किया गया। उससे पहले ओबीसी कमीशन भी एससी कमीशन का ही भाग था। शुरुआत में एससी कमीशन ही था जिसमें एससी एसटी दोनों शामिल थे, फिर एससी एसटी अलग हुए, फिर एससी से ओबीसी को भी अलग कर दिया गया। किसके द्वारा? तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। एनसीएससी शक्तियां क्या क्या है भाई? तो किसी भी मामले की जांच करते समय अथवा किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई एससी कम्युनिटी के सदस्य हैं, उनको उत्पीड़ित किया गया, तो उस समय इसको उस चीज़ की जांच करते समय सिविल न्यायालय की जो भी शक्तियां होती हैं वो सब के सब प्राप्त हो जाती हैं। आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल है: भारत के किसी भाग के किसी भी व्यक्ति को समन करना, हाजिर करना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना। किसी भी व्यक्ति को एससी के मामलों में समन करना यानी कि बुलावा भेजना,
उससे सवाल जवाब करना, सब कुछ शामिल है। दस्तावेज का प्रकटीकरण, पेश किए जाने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड के प्रति अपेक्षा करना, ये सब का काम किसको सौंपा गया? तो एससी कमीशन को सौंपा गया। बहुत ही पावरफुल कमीशन होती है सब, एससी एसटी ओबीसी कमीशन वगैरह। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एससी कमीशन के बारे में इसने रिपोर्ट सौंपा है। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे संशोधन की चर्चा की है मैंने। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। देखिए ग्रीस देश है, इसका मैपिंग हम लोग जरा ध्यान से कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि ग्रीस के प्रधानमंत्री जी राइसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए भारत आए हुए हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने उनका बहुत ही राजकीय सम्मान के साथ में उनका स्वागत किया है। उसके पश्चात से ग्रीस तो चर्चा में है ही। कहाँ पर है ये? तो भूमध्य सागर में देश है। ये है एजियन सी। इसको क्या कहा जाता है बंधुओं? एजियन सी कहा जाता है। एजियन सी तुर्की और ग्रीस के बीच में स्थित है। और ग्रीस की सीमा किस किस से लगती है? तो तुर्की से लगती है, तुर्की से लगती है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद से बुल्गारिया, मैसिडोनिया और अल्बानिया, इन 3 देशों के साथ ग्रीस की सीमा लगती है यूरोप में। और तुर्की जो है एशिया यूरोप दोनों का ही देश है। ओके, ग्रीस है ये। ग्रीस का राजधानी है एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेडिटेरियन सी के समीप में स्थित है। उसके पश्चात यहाँ पर इटली देश है जिसके साथ जल सीमा ये साझा करता है। ओके, इसको आयोनिक सागर कहा जाता है, इसको एजियन सागर कहा जाता है। ये पूरा पूरा भूमध्य सागर का इलाका है। वर्ल्ड मैपिंग इसी प्रकार से की जाती है। जब भी कोई चीज़, कोई देश न्यूज़ में आता है तो उस पर एक पिन मार दीजिए, अपने मैप पर रखिए, और मैप पर सामने जो मैप चिपका कर रखते हैं उस पर पेन लगा दीजिए या कहीं ना कहीं कुछ पर लिख कर छोड़ दीजिए, और बस उसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना है, हो गया काम। तो अब इससे अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर देंगे। ग्रीस की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो तुर्की से लगती है, बुल्गारिया से लगती है, उसके पश्चात से मैसिडोनिया और अल्बानिया से लगती है। वह जल सीमा जो है इटली से भी लगती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगली जो न्यूज़ है वो है डीपीआई, यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये किस एरिया का नाम है भाई? तो मैंने इस एरिया का नाम एक बार बताया था, लेकिन आज फिर से मैं बता देता हूँ। डीपीआई जो है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये भारत की इकोनॉमी को 2030 तक $1 ट्रिलियन तक की मदद कर सकता है, कि भारत की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन तक का ऐड कर सकता है डीपीआई के बदौलत। डीपीआई क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे सड़क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेल नेटवर्क है और बस यात्राएं करते हैं आप लोग, सब के सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं वो लोग। समझिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन के लिए बंद हो जाए तो कितनी सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। रेल एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? अभी जो किसान दिल्ली के सड़क पर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार ने पूरा सड़क बंद कर दिया है। दिल्ली के अलग अलग गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने पूरा सड़क बंद किया हुआ है। तो उसके कारण से क्या हो रहा है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ ना कुछ संकट आता है तो लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो ये तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटली भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको बनाकर गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, नहीं तो लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। और लोगों के भलाई के लिए उस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है डिजिटली। कौन कौन से इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या इसमें इंस्टाग्राम शामिल होगा क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में? नहीं, बिल्कुल नहीं शामिल होगा। ये अति आवश्यक सेवा में शामिल नहीं है। क्या इसमें यूपीआई शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा। यूपीआई एक दिन के लिए फेल हो जाए तो देखिए भारत की इकोनॉमी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या इसमें जैम शामिल होगा? जनधन आधार मोबाइल शामिल होगा? क्या आधार इसमें शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा। क्या इसमें डिजी लॉकर शामिल होगा? तो डिजी लॉकर बिल्कुल शामिल हो सकता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऐसे सरकार के द्वारा बनाए गए पब्लिक डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटली प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऐप या डिजिटल वेब पोर्टल जो लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाता है बड़े स्तर पर और देश की इकोनॉमी में भी योगदान देता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उससे पहले इस न्यूज़ को देख लीजिए। क्या है कि बोला गया है कि रिसर्च में कि भाई डीपीआई $1 ट्रिलियन जो है 2030 तक हमारी इकोनॉमी में ऐड कर सकता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यूपीएससी ने कुछ समय पहले ही पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में से भारत सरकार का लिस्टेड है। ऐसे ही करके एक सवाल था, 2021 का है या 2020 का है, आई थिंक देखिएगा एक बार। ओके, चलिए पहले देखते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, लेकिन परिभाषा जब भी आप पढ़ते हैं ना तो उसमें कुछ विशेष शब्द होते हैं। उन शब्दों को जब भी आप अपने मन से भी परिभाषा को लिख रहे हैं, जैसे एक बार पढ़ के समझ लिया, आप अपने मन से इस परिभाषा को लिख रहे हैं, तो उन शब्दों को मत छोड़िएगा कभी भी, क्योंकि वो शब्द जो होते हैं उस परिभाषा का मूल आत्मा वही होते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना वो डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जो देश को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, डिजिटल समावेशन को सक्षम करने और जीवन में सुधार करने में मदद करता है। यानी कि लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में
सरकार को कोई सेवाएं पहुंचानी होती है तो उससे जुड़े हुए कुछ विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, डिजिटल ऐप हो सकता है, वेब पोर्टल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिजिटली मौजूद। ओके, डीपीआई लोगों को धन सूचना के प्रवाह में मध्यस्थता करते हैं। पहले एक डिजिटल आईडी प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह, दूसरा रियल टाइम त्वरित भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह, और तीसरा डीपीआई के लाभों को प्राप्त करने एवं डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता के साथ नारी को सशक्त बनाने के लिए सहमत आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह। ये सब के सब किसमें शामिल होते हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा बनाए गए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जिस पर अगर प्रभाव पड़ता है तो इकोनॉमी से लेकर रोजमर्रा तक पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई फेसबुक अगर एक दिन के लिए बंद हो जाए तो लोगों का जीवन कोई अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगा, हमारी कोई इकोनॉमी इतनी बड़ी नुकसान नहीं हो जाएगी। लेकिन यूपीआई अगर एक दिन के लिए बंद हो जाए या आधार एक दिन के लिए बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे तो कितने सारे चीज़ों पर संकट आ सकता है, ज़रा सोचिएगा। ये क्या है? तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आएगा जो लोगों के लिए मुहैया करवाता है सेवाएं। ओके, ये तीनों सेट एक प्रभावी डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के आधार हैं। प्रत्येक डीपीआई स्तर एक अस्पष्ट आवश्यकता को पूरा करता है, विभिन्न क्षेत्रों में लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। भारत इंडिया स्टैक के माध्यम से सभी तीन मूलभूत डीपीआई, देखिए इंडिया स्टैक एक भारत सरकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करने का पहल है, इंटीग्रेट करने का पहल है। इसमें जो तीन मूल हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार हैं, बेस हैं, जैसे डिजिटल पहचान आधार, रियल टाइम फास्ट पेमेंट यूपीआई, वो डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर डीईपीए पर निर्मित अकाउंट एग्रीगेट विकसित करने वाला पहला देश बन जाएगा। कौन? भारत, जो अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो तीन सबसे बड़ी सेवाएं हैं उन तीनों को एकीकृत करने के जा रहा है भारत सरकार को उसके माध्यम से, तो इंडिया स्टैक के माध्यम से। अगला देखिए क्या है कि डीईपीए जो यहाँ पर बातचीत हो रही है एक डिजिटल ढांचा का निर्माण करता है जो उपयोगकर्ता, जैसे आप एक उपयोगकर्ता हैं, कोई एक तृतीय पक्ष इकाई किसी थर्ड पर्सन के साथ में अपने डेटा को अपनी शर्तों पर आपके अनुसार आपके डेटा को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है डीईपीए। बस इसको बस ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा, बस एक ध्यान रखिएगा डीईपीए भी एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है जिसे कंसेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए भारत के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से मूल तत्व हैं। एक तो है आधार आपका, एक डीजी यात्रा का भी आप ले सकते हैं एग्जांपल, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक शामिल है। उसके अलावा डीजी लॉकर भी है, 150 मिलियन से ज़्यादा इसका उपयोग करता है डीजी लॉकर। सर्टिफिकेट वगैरह जो आप कॉलेज वगैरह जाते हैं तो आपका कॉलेज अगर डीजी लॉकर पर अवेलेबल होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाता है काफ़ी सारे सर्टिफिकेट और बोर्ड के मार्कशीट, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, है ना। यूपीआई जो है इसको तो पता ही है आपका कितने सारे इसका उपयोग करते हैं, तो दुनिया भर में फैल रहा है। तो यूपीआई भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही भाग है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन, बहुत रुपया होता है, वो ऐड करेगा कब तक? 2030 तक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, अब इस पर आते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा भारत सरकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है। तो वहाँ पर कुछ सरकारी प्लेटफॉर्म वगैरह लिखे रहेंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो मुख्य हैं इसको तो ध्यान रखिएगा ही। अगर मान लीजिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे देता है तो वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग नहीं होता है। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक आपके पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। अपने पगल पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन होने के पश्चात इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर लेकिन त्रिशंकु हो गया, किसी को भी सही बहुमत नहीं मिल पाया। तो जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, उसके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जीते निर्दलीय यानी कि उनके पार्टी को भंग कर दिया गया था, चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो निर्दलीय खड़े हुए, वो सारे लोग जीते, लेकिन उनका चूंकि आर्मी से बनता नहीं है इसलिए उनको सरकार में शामिल नहीं किया गया, उनको एकजुट नहीं होने दिया। अब दो पार्टी बचती है, एक है नवाज शरीफ की पार्टी है और एक बिलावल भुट्टो का आपने नाम सुना होगा, उनकी पार्टी है। तो इन दोनों पार्टियों ने तय किया है कि मिलकर सरकार बनाएंगे। शहबाज शरीफ हैं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, कहाँ के? प्रधानमंत्री के। दो पार्टियां एकजुट हो रही हैं, एक है PMLN और एक है PPP। ये दोनों पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करके है और एक और है ऊपर वाला, कोई उसका नाम मुझे याद नहीं। ये दोनों पार्टी बिलावल भुट्टो और जो नवाज शरीफ है, ये दोनों एकीकृत होंगे। ओके, और देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, नाम भी देख लीजिए क्या है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दो अलग अलग पार्टियां, इन दोनों का कोलिशन वहाँ पर गवर्नमेंट बन रहा है। ये छोटे छोटे फैक्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगली जो न्यूज़ है वो बड़ा ही दुखद है और लीजेंडरी रहे हैं अपने अपने फील्ड के ये। एक और न्यूज़ है जो डेथ से ही संबंधित है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ये इनका नाम है क्या, तो अमीन सयानी नाम है इनका, और ये रेडियो जॉकी थे बहुत दिनों, ऑल इंडिया रेडियो और ही बहुत सारे भारत सरकार के सरकारी रेडियो पर इन्होंने काम किया था। इनको माना जाता था कि भारत के सबसे लीजेंडरी रेडियो में से एक, रेडियो वॉइस में से एक हैं ये। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनकी डेथ हो गई और बस यही है, और क्या बताऊँ। इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिए, कई बार पूछ लिया था। हाल ही में इनका डेथ हुआ है, किस फील्ड से संबंधित थे। ओके, अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगली न्यूज़ है, इनका नाम है फॉली एस नरीमन इनका नाम है। नाम बड़ा ही अद्भुत है, लेकिन काम उससे भी ज़्यादा अद्भुत है। ये क्या थे, तो ये भारत में न्याय को लेकर एक्टिविस्ट थे, है ना, जुडिशियल एक्टिविस्ट थे और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी इनको माना जाता है। और इतने सारे केस से संबंधित हैं ये, अभी मैं दिखाऊंगा आपको तो आपको अंदाज़ा होगा। और पहले ये अटॉर्नी जनरल भी रहे थे भारत सरकार में। तो बहुत ही लीजेंडरी अपने फील्ड के, एक से बढ़कर एक केस में शामिल है। एनजेएसी से लेकर आपका सबरीमाला केस से लेकर और ये बहुत सारे केस से संबंधित हैं। ये क्या थे ये, तो दिखा देता हूँ मैं इनके बारे में कौन कौन से केस से संबंधित है, क्योंकि डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल आया हुआ है इनके बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला तो आप देख लीजिए कि इन्होंने किस में दिया था, तो द गोलकनाथ केस सुना है आपने, गोलकनाथ पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस केस है, उससे भी जुड़े हुए हैं ये। जिसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कांट कर्टेल फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट छू ही नहीं सकती है। ये जो गोलकनाथ विवाद में आप पढ़ते हैं उससे भी संबंधित रहे ये। उसके बाद से TM5 फाउंडेशन बनाम जो कर्नाटक राज्य है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, माइनॉरिटीज़ को लेकर, अल्पसंख्यक को लेकर जो मामला है, कौन सा, TM5 फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, उससे भी जुड़े हुए रहे हैं ये। साथ ही और देखिए यहाँ पर कौन से, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड का जो केस है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स हैं उनको पैसे दिलवाने के मामले में भी ये आगे रहे हैं और उनके लिए भी इन्होंने लड़ा हुआ है। उसके अलावा से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको लेकर भी इन्होंने लड़ाई लड़ी है। 1981 ईस्वी में इन्होंने लड़ाई लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को एस्टेब्लिश करने को लेकर। उसके बाद से CGI मस्ट कंसल्ट अंडर द सुप्रीम कोर्ट जज बिफोर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से जरूर सलाह करना पड़ेगा, किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करने से पहले, उसको लेकर भी इन्होंने लड़ा था। कावेरी वाटर डिस्प्यूट केस भी इन्होंने लड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं भारत के जो हाई प्रोफाइल केस जो पॉलिटी में आप पढ़ते हैं ना, उन सब से जुड़े हुए हैं कौन, तो यही नरीमन साहब जो हैं, एस नरीमन इनका नाम है, वो जुड़े हुए थे। उसमें देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ NJAC केस भी लिखा हुआ है, नेशनल ज्यूरिडिक्शन अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, जिसको बाद में संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। 99 संशोधन पढ़ा होगा आपने ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा का उपयोग करते हुए NJAC को रद्द कर दिया था। उस केस में भी ये शामिल रहे हैं। तो इनका डेथ हो गया है कल, दिल्ली में इन्होंने अंतिम सांस ली है। इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। इतने सारे केस इन्होंने लड़े हैं ना, इतने सारे केस के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है कि आपको खुद ही लगेगा कि किस तरह के व्यक्ति थे ये। और इनके बारे में इतना ही बस ध्यान में रखिएगा। क्या नाम था इनका, फॉली एस नरीमन इनका नाम था, और बहुत ही चर्चित रहे हैं अपने फील्ड में। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगली न्यूज़ है कि CBSE जो है वो ट्रायल कर रही है, टेस्ट रन कर रही है, किसके लिए, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए ट्रायल रन कर रही है। कहाँ से कहाँ तक के लिए भाई, तो 9 से 12 तक के एग्जामिनेशन जो होते हैं, जिसमें बोर्ड वगैरह भी शामिल है, उसको CBSE ओपन बुक करने जा रही है कुछ दिनों के पश्चात। अभी टेस्ट रन चला रही है। देखिए लिखा हुआ है CBSE टू कंडक्ट टेस्ट रन ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन इन सेलेक्टेड स्कूल दिस ईयर। क्या कर रही है कि कुछ स्कूलों में ओपन बुक एग्जामिनेशन चलवा रही है। अब देखिए इसका होगा क्या। ओपन बुक एग्जामिनेशन एक बहुत ही बड़ा क्या होता है, तो छद्म होता है, मृग मारीचिका के तरह से होता है। क्या होता है भाई उसमें, तो सवाल इतने अटपटे से होते हैं ना कि आप किताब खोल कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। किताब खोलने का आपको समय ही नहीं मिलेगा। तो 3 घंटे का ही समय होता है। 3 घंटे में आप कब किताब में देखेंगे, कब आप लिखेंगे, कब आप आंसर कंडक्ट करेंगे। तो इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है कि नेशनल
जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज किया जाएगा उसमें भी इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि आने वाले समय में ओपन बुक एग्जामिनेशन लाया जा सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन भी CBSE के द्वारा। किन किन सब्जेक्ट के लिए अभी कंडक्ट करवा रही है, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए क्लास 9 से 10th, और उसके अलावा 11th 12th के लिए बायोलॉजी वगैरह के लिए भी क्या कर रही है, तो ओपन बुक कंपटीशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने की सोच रही है। अभी तो टेस्ट रन हो रहा है, फाइनल होने दीजिए, उसके बाद नए एजुकेशन पॉलिसी में देखिएगा क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। अगला न्यूज़ है कि इसरो ने CE-20, ये क्या है भाई, तो ये इंजन का नाम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। CE-20 का ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक कंडक्ट कर लिया है। ह्यूमन ट्रायल क्या होता है, किसी इंजन को जब रॉकेट में लगाया जाए तो उसमें अगर ह्यूमन को बिठाना है ना, तो उससे हीट कितना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, क्या ह्यूमन उस हीट को बर्दाश्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या मानव को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है उस रॉकेट में बैठने पर जिसमें इंजन लगा हो, उस चीज़ को लेकर बहुत दिनों से ट्रायल चल रहा था और वो सफलतापूर्वक कंडक्ट कर लिया गया इसरो के द्वारा। तो क्रायोजेनिक इंजन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझेंगे कि क्या है भाई, क्या इसका उपयोग क्या होता है, क्यों ये अलग है बाकी इंजन से और क्या इसकी खासियत है। ओके, ओडिशा में इसका सफल ट्रायल किया गया है। कहाँ पर किया गया है, ओडिशा में इसका सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया गया है। और गगनयान मिशन, जिसमें हम इंसानों को भेजेंगे अंतरिक्ष में पहली बार, गगनयान मिशन में इसका उपयोग किया जाएगा, इस CE-20 इंजन का उपयोग किया जाएगा। इसीलिए इसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा था अभी कि मानव उस हीट को बर्दाश्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या कोई मानव को सफोकेट तो नहीं होना रहा है, इस तरह की चीज़ों को ट्रायल किया गया। ओके, चलिए अगला न्यूज़ देखिए। क्या अगला है कि भाई मिलान नेवल एक्सरसाइज के बारे में तो मैंने आपको बताया था। मिलान नेवल एक्सरसाइज दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज में से एक है और विशाखापत्तनम में कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसको इनोग्रेट किसने किया है, पीटी में ये पूछ लिया जाता है, तो रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है, बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, और तो इसमें कुछ ध्यान रखने लायक है नहीं, बाकी सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अगला न्यूज़ जो है देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने FRP, समझेंगे ये क्या है, शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए FRP को इंक्रीज़ कर दिया है और जो इंक्रीज़ किया हुआ गन्ना का प्राइस है वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और किसानों को मिलेगा। अब ये क्या होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, बाकी सभी प्रोडक्ट के लिए MSP अलग होता है, गन्ने के लिए अलग होता है, तो क्या अंतर है दोनों में, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट एक एक न्यूज़ को डिटेल में कवर करते हैं। देखिए, भारत में गन्ना और चीनी उद्योग है, तो FRP, गन्ना की खेती के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले उसको समझिएगा। UPSC 2020 ईस्वी के इस पेपर में सवाल पूछ लिया गया था कि गन्ने की खेती संबंधित इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, कपास से जुड़ा हुआ पूछा गया था, सॉरी, कपास की खेती के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या चाहिए। तो गन्ने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या चाहिए इसके लिए, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब भी किसी फसल को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके लिए क्या क्या चाहिए, कितनों दिनों में वो फसल तैयार हो जाता है, इसको विशेष रूप से पढ़ा कीजिए। तापमान देखिए क्या है, तापमान उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो गन्ने की फसल आपकी खराब हो जाएगी। मिट्टी का प्रकार गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी इसके लिए पर्याप्त होता है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र टॉप पर है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, कभी कभी यूपी आ जाता है टॉप पर तो महाराष्ट्र पिछड़ जाता है, महाराष्ट्र टॉप पर आता है तो यूपी पिछड़ जाता है, लेकिन 1-2 नंबर पर यही दोनों बने रहते हैं। इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में जल का भराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको नुकसान पहुंचता है। जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए होती है। इसमें बुआई से लेकर कटाई तक सारी किस्म की आवश्यकता होती है। चीनी, गुड़, खंड, सारी, राब का मुख्य स्रोत होता है। जो मीठे उत्पाद अक्सर आप देखते हैं उन सभी का स्रोत मुख्य रूप से गन्ना ही होता है। चीनी उद्योग का समर्थन देने तो सरकार के 2 पहले हैं। चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता की योजना है और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन योजना है। इन 2 योजना के माध्यम से गन्ना उद्योग को भारत सरकार योजनागत तरीके से पैसे मुहैया करवाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण, अब यही आपसे पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी फसलों से अलग है, समझिएगा ध्यान से। गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार, संघीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। FRP सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मिलें किसानों से खरीदे गए गन्नों का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी मिल है, चीनी मिल जो होता है, बिहार में तो सारे बंद पड़ गए, वो बाध्य होता है। FRP अगर सरकार घोषित करती है तो उस FRP पर प्राइस देने के लिए चीनी मिल बाध्य होते हैं, उनको देना ही पड़ेगा उस FRP पर प्राइस, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बाध्य होते हैं मिल इस दाम पर खरीदने के लिए। मिलों के पास किसानों के साथ समझौता के लिए हस्ताक्षर करने का एक विकल्प है, जो मिल द्वारा किसानों को किस्त में FRP का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है। मिल द्वारा किसानों को किस्त में FRP का भुगतान किया जाता है। भुगतान में देरी पर 15% तक प्रतिवर्ष ब्याज लग सकता है। और चीनी आयुक्त, चीनी जो शुगर कमिश्नर होते हैं, मिलों की संपत्ति को संलग्न कर राजस्व वसूली के तहत बकाया के रूप में अदत FRP की वसूली कर सकते हैं। मतलब अगर मिल ने
पैसा नहीं दिया, वादा कर लिया, तो फिर 15% का ब्याज सहित उसको चुकाना पड़ेगा। नहीं तो जो शुगर केन ऑफिसर होते हैं वो क्या करेंगे, वो जाएंगे वहाँ पर और उसको मिल को जब्त करके उसको बेच का पैसा निकाल लेंगे। यानी बड़ा ही सख्त कानून है। मोटा मोटी बात कहने का मतलब ये था। देश भर में एफआरपी का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम ईएसी 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है, जो गन्ने की डिलीवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर भुगतान को अनिवार्य करता है। लेकिन कई बार भुगतान में देरी होता है तो मिल जो है उनको ये दिया गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हें हम दबा ही रहे हैं। मिल को बोला गया कि तुम किसान के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लो जिसमें ये हो कि भाई हम तुम्हें किस्तों में आपको पैसा दे देंगे। तो किस्तों में जब साइन हो जाता है तो क्या होगा, मिल भी थोड़ा स्वतंत्र है, किसान भी स्वतंत्र है, क्योंकि किसान को भी उसी मिल के पास जाना है, मिल को भी उसी किसान से कच्चा माल मिलना है। तो इसलिए दोनों बैठकर समझौता भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा देना अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी का मतलब ये होता है उचित लाभकारी मूल्य। केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्य घोषणा करती है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएससीपी की सिफारिशों पर निर्धारित होते हैं तथा आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति वेरी इंपॉर्टेंट द्वारा घोषित किए जाते हैं। सीसीईए के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्षता सीसीईए की कौन करते हैं, कमेटी ऑन किसके लिए, तो इकोनॉमी के लिए जो कमेटी बनता है उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। और वही जो है वही इसके जारी करता है, एफआरपी को जारी करता है कितना परसेंट होना चाहिए कितना परसेंट नहीं। सिफारिश करता है सीसीपीए, लेकिन जारी कौन करता है, घोषित कौन करता है, तो ईईसीए जो है सीसीईए सॉरी टंग ट्विस्टर है थोड़ा सा, सीसीईए जो है वो इसको घोषित करता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। आप समझ जाइए गन्ने का मूल्य कहाँ से निर्धारित होता है, मोदी जी करते हैं। मोदी जी सब कुछ करते हैं तो गन्ने का मूल्य भी वही निर्धारित करते हैं। याद करने के लिए कर लीजिएगा। एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन और बनी रंगराजन समिति की रिपोर्टों पर आधारित है। किस पर, तो रंगराजन समिति की रिपोर्टों पर एफआरपी को क्रिएट किया गया था। रंगराजन समिति गन्ना उद्योग के पुनर्गठन में बनी सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में से एक है, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार राज्य परामर्श मूल्य, अब राज्य सरकारें भी गन्ने का मूल्य तय करती हैं। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों को सरकार द्वारा एसएपी की घोषणा की जाती है। एसएपी आमतौर पर एफआरपी से अधिक होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये पूरा मैंने समझा दिया है आपको। अब इसरो के इंजन के बारे में देखते हैं, इंजन में क्या क्या खासियत है। देखिए इसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। आप लोगों ने वो मूवी देखी है जिसमें जो इसरो के साइंटिस्ट थे उन पर वो मूवी बनी हुई है कुछ दिन पहले ही, आर माधवन वाली। उसमें दिखाया हुआ विकास इंजन को, बड़ा ही अच्छा शानदार मूवी है, देखना चाहिए आपको। विकास इंजन के बारे में उसमें डिटेल बताया हुआ है। तो क्रायोजेनिक इंजन जो होता है बड़ा ही अद्भुत तरीके का इंजन होता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे जो रिसर्च को कंडक्ट करवाना पड़ा और बहुत मेहनत के पश्चात हम इस इंजन को बना पाए। हमने अपना बनाया है और दुनिया में कुछ ही देश है जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने की काबिलियत है। अब इसको जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। साइंस एंड टेक का टॉपिक है तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आएगा, घबराइएगा मत, याद कर लीजिएगा। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इंजन है। स्वदेशी रूप से हमने अपना बनाया। बहुत कम देश दुनिया में क्रायोजेनिक इंजन बना पाए हैं। मैं बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि अद्भुत टेक्नोलॉजी है ये, दुनिया में बहुत कम देश इसको बना पाए हैं। ओके, CE-20 इंजन के शामिल होने से अतिरिक्त प्रणोदक लोडिंग के साथ LVM-3 के पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ जाएगा। और क्योंकि यह इंजन अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है, अंतरिक्ष में बहुत अधिक पेलोड द्रव्यमान उठा सकता है ये इंजन, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। CE-20 इंजन में प्रमुख संशोधन में लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, टरबाइन एग्जॉस्ट, क्रॉसिंग, थ्रस्ट कंट्रोल वॉल्व ये सब शामिल होते हैं। ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जो इस इंजन में शामिल होते हैं। जैसे लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को जरूर कम से कम ध्यान में रखिएगा। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट लॉन्च के ऊपरी चरण में किया जाता है क्योंकि वे लॉन्चर वाहक को अधिकतम थ्रस्ट प्रदान करते हैं। इसके कारण से लॉन्चिंग प्रक्रिया में सबसे ऊपर में इसको यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन को। फोटो देख सकते हैं इसका, यही है क्रायोजेनिक इंजन का पूरा फोटो। ये सब के सब एक रॉकेट के पीछे लगा होता है। क्रायोजेनिक इंजन एक रॉकेट इंजन है जो क्रायोजेनिक ईंधन या ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है, अर्थात इसके ईंधन या ऑक्सीडाइजर या दोनों गैसों को तरलीकृत किया जाता है, लिक्विड होता है, बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो सामान्य तापमान पर हवा में, एयर में के रूप में रहता है। अभी आपके इर्द गिर्द जो ऑक्सीजन है वो एयर के फॉर्मेट में है, उसको कम तापमान पर हमने संग्रहित किया जिससे वो लिक्विड के फॉर्मेट में आ जाए, तब जाके हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
इसे प्रणोदक के रूप में गैसों का उपयोग किए जाना क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन भी कहा जाता है। पारंपरिक ठोस व तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन की तुलना में यह इंजन जलाए गए प्रत्येक किलोग्राम ईंधन के लिए अधिक थ्रस्ट प्रदान करता है। 1 किलोग्राम ईंधन अगर हम पहले जलाते थे तो जितना हमें पावर मिलता था, थ्रस्ट अगर समझ में नहीं आ रहा हो, फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है, तो आप इतना समझिए जितना हमें पावर मिलता था उससे ज़्यादा हमें अभी पावर मिलता है क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग के पश्चात। बस इतना ध्यान में रखिएगा। लिक्विड का इसमें यूज किया था, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन। यह इंजन क्रायोजेनिक प्रणोदक का उपयोग करता है, अर्थात ईंधन के रूप में -265 डिग्री सेल्सियस पर तरल हाइड्रोजन व ऑक्सीकारक के रूप में -240 डिग्री सेल्सियस पर तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। कौन? तो क्रायोजेनिक ईंधन, क्रायोजेनिक इंजन। कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा समझिएगा। एक रॉकेट के नीचे -265 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रखा जाता है। ओके। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के प्रमुख घटक हैं दहन कक्ष, थ्रस्ट चैम्बर, पायरोनिक, इनिशिएटर, फ्यूल इंजेक्टर। ये किसके हैं? तो इंजन के अलग अलग घटक हैं। इंजन में अलग अलग पार्ट्स जो लगे होते हैं ना, वही पार्ट्स के नाम हैं। ये नहीं समझ में आए तो पार्ट्स के नाम है ये। किसके? पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं इंजन में लगे उसके नाम है ये। फ्यूल कंपोर्ट, ऑक्सीडाइजर, क्रायोपंप, गैस टरबाइन, क्रायो वल्व, रेगुलेटर, फ्यूल टैंक, रॉकेट इंजन, नोजल, ये सब के लगे होते हैं किसमें? तो क्रायोजेनिक इंजन के अलग अलग पार्ट्स के नाम है। याद रखने क्या? नहीं याद रखने हैं, बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं ये। ओके। अभी तक सिर्फ 6 देशों ने अपने क्रायोजेनिक इंजन विकसित किए हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी, रूस, चीन, जापान और भारत के पास ही केवल ये क्षमता है जो क्रायोजेनिक इंजन को बना सके। हमने एक समय में अमेरिका और रूस से मांगा था क्रायोजेनिक इंजन। हमने बनाने की जब कोशिश की थी तो हमारे साइंटिस्ट को फ्रेम कर दिया गया था, जासूसी के केस में फंसा दिया गया था। अपने ही देश में सब कांड हुए हैं। कभी पढ़िएगा नंबी नारायण जी के किस्से और उनके मूवी जो बनी है उसको ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्रायोजेनिक तकनीक का भारत के लिए क्या महत्व है? क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान में भी उपयोग किया गया था। जितने भी अब हम एडवांस चीज़ों को लॉन्च करें उन सभी जगहों पर हम क्रायोजेनिक का उपयोग करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग इसरो द्वारा अपने GSLV कार्यक्रम के लिए किया जाता है। यह भारत के भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ईंधन के प्रति इकाई द्रव्यमान में उच्च ऊर्जा निकलती है। इसे अंतरिक्ष मिशन के लिए विशेष रूप से उपयोग बनाती है कि भाई कम ईंधन में हम ज़्यादा दूरी तक तय कर सकते हैं और हमारा खर्चा भी कम हो जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करती है और पानी को उप उत्पाद के रूप में छोड़ती है, यानी कि प्रदूषण भी नहीं होता है। यही टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ लिया जाएगा PT एग्जामिनेशन में। इसके उपयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता है क्रायोजेनिक इंजन के उपयोग से, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ह्यूमन ट्रायल अब इसका कर लिया गया। अभी तक तो हमने ह्यूमन पर इसका ट्रायल नहीं किया था भारत में। हमने भारत में कोई भी ह्यूमन मिशन तो अभी तक किया ही नहीं है। तो गगनयान हमारा पहला ह्यूमन मिशन होगा जिसका ट्रायल हमने किया है। तो ह्यूमन ट्रायल के लिए भी हमने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है हम इसके रिजल्ट से। ह्यूमन के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए जहाँ भी संभव होता है। कुछ पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, है ना। छोटा सा चैनल अभी तो डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।